नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड अलवर आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो विशेषकर एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन के लिहाज से जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उनमें एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आधारभूत नियम इसे माना गया है। शक्ति संतुलन की जो बेसिक बात है इस सिद्धांत की, वो ये है कि विभिन्न राज्यों में शक्ति इस प्रकार से बटी रहे, डिस्ट्रीब्यूट रहे कि उनमें शक्ति संतुलन रहे। न तो कोई एक पक्ष इतना शक्तिशाली हो कि वह दूसरे राज्यों पर हमला करे या उन्हें दबाए, और न ही दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली हो कि वो पहले पक्ष को दबाने की कोशिश करे। तो ये एक बेसिक बात है, शक्ति संतुलन सिद्धांत की मूल बात है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, उसकी परिभाषा दी है, उससे और आपको समझ में आ जाएगी बात। कैल्सरे नाम के एक विद्वान हैं, कैल्सरे ने शक्ति संतुलन का वर्णन इस प्रकार किया है कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो सके कि वो अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। मतलब कैल्सरे की इस डेफिनेशन में भी इसी बात को इंगित किया गया है कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में पावर की साम्यावस्था बनी रहे। ऐसी साम्यावस्था रहे कि दूसरा कोई राज्य एक राज्य पर अपनी इच्छा को थोप ना सके। इसी तरह से फे नाम के एक विद्वान है, और वो भी शक्ति संतुलन को इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। उनके अनुसार राष्ट्रों के परिवार के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन जो किसी एक राष्ट्र को इतना शक्तिशाली होने से रोकता है जिससे वह अन्य राज्यों के ऊपर अपनी इच्छा को बलपूर्वक थोप सके। लगभग वैसी ही ध्वनि निकल रही है जैसा कैल्सरे ने परिभाषित किया है। एक और विद्वान है एलाइसर, वो शक्ति संतुलन को एक ऐसी संकल्पना बताया है उन्होंने जो राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने इसको डिफाइन किया है। इसी तरह से अर्नेस्ट हास ने भी इसके कई अर्थों को समझाने की कोशिश की है। अर्नेस्ट हास का कहना है कि शक्ति संतुलन सर्वथा यथास्थिति का समर्थन करता है। यथास्थिति का मतलब है स्थिरता बनी रहे। हास का ये भी विचार है कि शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। जब शक्ति संघर्ष शुरू होता है तो अस्थिरता आती है और युद्ध की स्थिति बनती दिखाई देती है। हास का ये भी मानना है कि शक्ति संतुलन को शक्ति वितरण का पर्यायवाची कहा जाता है। उनका ये कहना है कि जब संतुलन में परिवर्तन आता है तो इसका अर्थ होता है कि कोई एक पक्ष अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ये विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको डिफाइन किया है। मार्गेंथो जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान हैं,
उनका भी मानना है कि शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करता है। ये शक्ति वितरण को प्रकट करता है और ये राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से शक्ति के समान वितरण को प्रकट करता है। जब ये कहा जाता है कि शक्ति का संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद है तो अलग अलग समय अलग अलग प्रसंगों में उसका अलग अलग अर्थ होता है। यदि ये कहा जाए कि अमुक राष्ट्र या राष्ट्र का जो समूह है उसके पक्ष में शक्ति संतुलन है तो उसका अर्थ ये होगा कि उसके पास शक्ति अधिक मात्रा में, वह अधिक शक्तिशाली है, उसके पास पावर ज़्यादा आ गई है। राष्ट्रों ने प्राय शक्ति की प्रबलता को ही पसंद किया है, उसके साम्य को पसंद नहीं किया उन्होंने। इसलिए शक्ति संतुलन का एक अर्थ ये भी है कि जिसमें प्रतियोगी शक्तियाँ वैषम अवस्था में लाने की कोशिश करती हैं, यानी विषमता की स्थिति लाने की जब कोशिश करती हैं, जबकि आम भाषा में शक्ति संतुलन का अर्थ साम्य अवस्था न होकर वैषम्य की अवस्था भी हो जाता है। इस वैषम्य अवस्था को अधिक शक्तिशाली राज्य अपने को गौरव की स्थिति में अनुभव करता है। अब आंग्ल भाषा के शब्द को यदि लें बैलेंस को, तो बैलेंस शब्द के अर्थ जहाँ एक और तो संतुलन है तो दूसरी तरफ शेष भी है इसका अर्थ। और एक विद्वान है स्लाइसर, उन्होंने वैषम्य अवस्था के शक्ति संतुलन की तुलना बैंक बैलेंस से भी की है, जो यथार्थ में संतुलन नहीं है बल्कि अवशेष है। जब हम पूछते हैं ना कि बैंक में बैलेंस है क्या, तो बैलेंस का मतलब कोई साम्य अवस्था की बात नहीं है, मतलब ये है कि आपके पास कितना अधिशेष है, अवशेष है। और इस चीज़ को एक उत्तम उदाहरण प्रथम महायुद्ध के बाद एक वर्साई संधि हुई थी, उसके आधार पर समझा जा सकता है। इस संधि के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को स्थायी रूप से पंगु बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कहा गया था कि वे इस प्रकार विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित कर रहे हैं। एक तरह से जर्मनी को पंगु बना दिया, मित्र राष्ट्रों के पक्ष में पावर ज़्यादा हो गई, तो उसको उन्होंने कहा कि हम शक्ति संतुलन स्थापित कर रहे हैं। तो ये शक्ति संतुलन के समय प्रस्तुति प्रसंग के आधार पर अलग अर्थ हैं। शक्ति संतुलन सिंपल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, यानी सरल भी हो सकता है और बहुविध भी हो सकता है। सरल शक्ति संतुलन में शक्ति संतुलन दो राज्यों अथवा दो विरोधी पक्षों पर केंद्रित होता है। बहुविध संतुलन में शक्ति राज्यों के व्यापक रूप से बिखरी हुई होती है उसमें, और इस प्रकार के संतुलन में अनेक राष्ट्रों के समूह एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। परंतु हम जब युद्ध के समय में देखते हैं तो युद्ध के समय केवल सरल संतुलन ही रह जाता है, क्योंकि सभी राष्ट्र संघर्षरत पक्षों में से किसी एक पक्ष में शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार बहुविध संतुलन सरल संतुलन बदल जाता है। तो ये शक्ति संतुलन सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अंतर्निहित मान्यताएं हैं, और विशेषकर एक विद्वान है क्विंसी राइट, वो कुछ अजम्पशन अपने बताते हैं शक्ति संतुलन सिद्धांत के। तो उन्होंने क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन सिद्धांत की 5 मान्यताओं का वर्णन किया है, जिनकी हम समीक्षा करेंगे। क्विंसी राइट की पहली मान्यता यह है कि राज्य अपनी उपलब्ध शक्ति और साधनों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निश्चित करना प्रत्येक राज्य का काम है कि
वह कौन से अधिकार और हित महत्वपूर्ण माने और उनकी रक्षा के लिए कौन सा तरीका अपनाए। यानी किन अधिकारों को महत्वपूर्ण, किन अधिकारों को और किन हितों को महत्वपूर्ण मानता है और उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कौन से तरीके वो अपनाए। आमतौर पे हम देखते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण हितों में किसी राष्ट्र की स्वाधीनता, प्रादेशिक अखंडता, सुरक्षा, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, समुद्रों की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे कानूनी अधिकार शामिल हैं। इसमें इन सभी अधिकारों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है और यदि युद्ध हो तो सर्वोपरि महत्व इन्हीं का ही रहता है कि देश की प्रादेशिक अखंडता, स्वाधीनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो शक्ति संतुलन सिद्धांत की जो पहली अंतर्निहित मान्यता वो है कि राज्य अपनी उपलब्ध शक्ति साधनों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि बैलेंस रहे उनके पक्ष में। दूसरी मान्यता यह है कि राज्यों के महत्वपूर्ण हितों के लिए सदा कोई न कोई खतरा उपस्थित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों की राइवल्टी देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें, या तो उनके लिए संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है और यदि महत्वपूर्ण हितों के लिए खतरा ना हो तो उनकी रक्षा के लिए राज्य को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये थ्रेट तो रहता है, उनके जो महत्वपूर्ण हित हैं उन पर कोई न कोई खतरा रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो मान्यता है क्विंसी राइट की शक्ति संतुलन सिद्धांत के संदर्भ में, वो ये है कि शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा वो कर लेता है, या फिर आक्रमण होने की स्थिति में जो आक्रांता पक्ष है उस पर विजय प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः कोई भी राज्य तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक उसकी शक्ति दूसरे राज्य से अधिक नहीं हो। कमज़ोर राज्य खतरा मोल नहीं लेता, उसको जब लगता है कि उसकी पावर दूसरे से ज़्यादा है तब वो अटैक करता है। और ये अलग बात है कि कोई राज्य ये समझे कि उसकी शक्ति दूसरे राज्य से अधिक है, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो। वास्तव में युद्ध के मैदान में जब पता लगता है कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। चौथी महत्वपूर्ण मान्यता है कि राज्यों को शक्ति का ठीक ठीक तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है राज्यों की शक्ति का, और भविष्य में अपनी उसकी शक्ति क्या होगी इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। इस माप का उपयोग विश्व के राजनीतिक तत्वों को अपने अनुकूल संतुलित करने में किया जा सकता है। तो ये जो चार मान्यताएं हैं ये सर्वमान्य है और इनकी कोई गंभीर आलोचना नहीं की जाती है। किंसी राइट की पांचवी मान्यता है वो ये है, उन्होंने बताया है कि राजनीतिक नेता शक्ति के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण अपने राज्य की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। यदि ऐसा ना हो तो सोच विचार कर शक्ति संतुलन की रचना नहीं हो सकती। और ये जो पांचवी मान्यता है इस पर कई आपत्तियां उठाई गई हैं। पहली आपत्ति तो ये है कि यदि शक्ति संतुलन के द्वारा किसी राज्य को अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करनी है तो वह उन हितों को पहले से जानना आवश्यक है, और ये हो सकता है कि सभी जो नीति निर्धारक हैं उनमें राष्ट्रीय हित के मामले में मत एक ना हो। यदि ये दोनों बातें न हों तो ये मान्यता का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरी आपत्ति इस पर यह है कि नीति निर्धारकों को यह भी पता होना चाहिए कि उनके देश के राष्ट्रीय हित को सचमुच खतरा कब होता है, ये उनको पता होना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे वो खतरा समझ रहे हो वो खतरा ही ना हो।
फिर ये काम भी बहुत कठिन है कि नीति निर्धारक शत्रु राज्य की क्षमता और नीयत को ठीक प्रकार से समझ सकें। तो दूसरी आपत्ति ये है कि भाई उनके आकलन में हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है। तीसरी आपत्ति यह है कि शक्ति संतुलन के मार्ग पर सूझबूझ से चलने के लिए अन्य राज्यों की उस भावी क्षमता का पूर्वानुमान करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, जिससे किसी राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों को खतरा पैदा हो सकता है। और ये पूर्व अनुमान करना ये कोई आसान कार्य नहीं है, प्रिडिक्शन करना कि भाई दूसरे राज्य की क्या पावर है। चौथी आपत्ति यह है कि शक्ति संतुलन का अनुमान करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता अथवा न्याय की परवाह नहीं की जाए। आज के युग में ऐसा करना सरल नहीं है। देशों की क्या कहें, महाशक्तियां स्वयं आए दिन कानून, नैतिकता और न्याय के उल्लंघन का उदाहरण प्रस्तुत करते रहती हैं, वो खुद वायलेशन करते रहते हैं। पांचवी आपत्ति यह है कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उपयोग राष्ट्र के हित में करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियां अनुकूल हों और जनमत का सरकारी नीतियों को समर्थन हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये स्थिति हमेशा नहीं होती है। लोकतंत्र में नीति निर्धारकों को किसी भी नीति को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके बारे में लोकमत की अनुकूल प्रतिक्रिया को स्थापित करना होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपेक्षित कार्रवाई करने से नीति निर्धारकों को ही अपने स्थान से हटना पड़ सकता है। और ये बहुत से देशों में ऐसा होता है कि कोई भी वैदेशिक नीति जो अडॉप्ट करता है सत्ता प्रतिष्ठान, तो आंतरिक जनमत हो सकता है उसको समर्थन ना करें। चौथी आपत्ति इस पांचवी मान्यता पर यह है कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत की मान्यता यह है कि यह संतुलन शांति स्थापित करने के लिए होता है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। परंतु ऐसा होता आसान नहीं दिखाई देता। ये भी हो सकता है कि नीति निर्धारक उद्देश्यों को चुनाव करने में काफ़ी सूझबूझ का परिचय दें, परंतु जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आती है, जब उसके क्रियान्वयन की बारी आती है, तो गलती कर बैठे। तो ये क्विंसी राइट की कुछ अंतर्निहित मान्यताएं हैं। पहली खास बात कि राज्य अपनी उपलब्ध शक्ति और साधनों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं। दूसरी मान्यता है कि राज्यों के जो महत्वपूर्ण हित हैं उनमें सदा कोई न कोई खतरा रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता है कि शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्यों के आक्रमण का भय दिखाकर अपने जो महत्वपूर्ण हित हैं उनके, जैसे राष्ट्र की स्वाधीनता, एकता, अखंडता है, उसकी रक्षा करने में वो सहायक हो जाता है, या फिर आक्रमण होने की स्थिति में आक्रांता को पराजित किया जाए। चौथी मान्यता है कि राज्यों की शक्ति का ठीक ठीक तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य में उनकी शक्ति क्या होगी इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और पांचवी मान्यता में क्विंसी राइट ने कहा था कि राजनीतिक नेता शक्ति के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण अपने राज्य की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। तो इस पे कुछ आपत्तियां हुई थी जिसका हमने विश्लेषण किया है। आगे इससे शक्ति संतुलन सिद्धांत की कुछ मान्यताएं और जो खास विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, और शक्ति संतुलन सिद्धांत के जो साधन हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर इस सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी इसके उद्देश्य क्या थे, इसके पक्ष में तर्क, और शक्ति संतुलन सिद्धांत के लिए कुछ अनुपयुक्त दशाएं जो पैदा हो गई बदलती परिस्थितियों में, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।